आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 500 MCQs सीरीज। जो एनाटॉमिकल टर्म हम यूज करते हैं लेटरल के ऑपोजिट, वो क्या होती है? डी से दूर बनता है, डी से डिस्टल बनता है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस अब चलाई जाने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 500 MCQs सीरीज़। तो इस क्लास में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। यानी यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, जो टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार फार्मेसी इंडिया पर इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ताकि अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है अपनी तैयारी के लिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in, यहाँ पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए, प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर का आपको PYQ अगर लेना है, पेपर लेना है, उसके लिए सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, तो सिंपली इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। एंड डेली जॉब अपडेट्स के लिए फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल दूसरे चैनल्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट्स आती है या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ वहाँ पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सवाल के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है द एनाटॉमिकल टर्म ऑपोजिट टू लेटरल इज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। तो ये जो सवाल है ये DSSB 2025 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनाटॉमिकल टर्म हम यूज करते हैं लेटरल के ऑपोजिट, वो क्या होती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मीडियल या फिर सुपरफिशियल। अब इसके लिए आपको सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टल की बात करूं तो डिस्टल का मतलब होता है किसी एक सेंटर से या पॉइंट से दूर। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये वाला पाम है ये मेरे शोल्डर से दूर है, तो दिस इज डिस्टल टू द शोल्डर। ठीक है, इस तरीके से। प्रॉक्सिमल हम प्रॉक्सिमिटी मीन्स पास के लिए यूज करते हैं, जैसे मेरा ये वाला पार्ट ह्यूमरस शोल्डर के काफ़ी नज़दीक है, तो दिस इज प्रॉक्सिमल टू शोल्डर। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज मीडियल। लेटरल का मतलब होता है साइड, मीडियल मीन्स सेंटर। तो अब तुम समझ पा रहे हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी मीडियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है पेरिफेरल वाली तरफ, मीन्स एक तो होता है बॉडी के अंदर डीपली इनसाइड, ठीक है, और एक होता है सुपरफिशियल जो कि पेरिफेरल यानी किनारों की तरफ होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, मीडियल। अब ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी भी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मीडियल का मतलब है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल नोज इज मीडियल टू द आईज, है ना, नोज इज मीडियल टू दी आईज, या फिर जो ईयर हैं वो लेटरल हैं टू दी नोज। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब और ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट इज टर्म्ड एज। अभी मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के प्रॉक्सिमिटी अगर मैं कोई स्ट्रक्चर देखती हूँ तो उसके लिए हम एक जो टर्म यूज करते हैं दैट इज प्रॉक्सिमल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिस्टल आप समझ चुके हैं, दूर। डोर्सल मीन्स टुवर्ड्स बैक, फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड इज डोर्सल टू दी स्टर्नम या रिब्स, इस तरीके से याद कर लो। वेंट्रल अभी बताया, वेंट्रल मीन्स साइड में, मीन्स बीच में, सामने। चलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्लोजर टू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, ठीक है, और डिस्टल मीन्स दूर। डी से दूर बनता है, डी से डिस्टल बनता है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, जैसे भी तुम्हें याद रखना हो वैसे रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डोर्सल रेफर्स टू। ये क्वेश्चन राजस्थान NHM 2025 के अंदर ही पूछा गया था। डोर्सल का मतलब होता क्या है? रिलेटेड टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू द लोअर पार्ट या फिर रिलेटेड टू द अपर पार्ट।
अब देखो सबके बारे में बता देती हूँ। डोर्सल तो समझ चुके हैं आप, स्पाइनल कॉर्ड का एग्जाम्पल याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम या जो भी याद रखो, रिलेटेड टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी इज डोर्सल। अब फ्रंट साइड के लिए हम यूज करते हैं वेंट्रल, ठीक है। लोअर पार्ट के लिए हम यूज करते हैं इंफीरियर, और अपर पार्ट के लिए हम यूज करते हैं सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, रिलेटेड टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इज डोर्सल टू द स्टर्नम और रिब्स और स्टमक और व्हाटएवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सुपाइन पोजीशन रेफर्स टू। अब सवाल पूछा है कि सुपाइन का मतलब क्या होता है। स्पाइन नहीं है ये, दिस इज सुपाइन, अलग बात होती है। लाइंग फ्लैट ऑन द बैक फेस अप, lying flat on the stomach face down, sitting upright in a chair, या फिर standing straight with arms on the side, means इस तरीके से। देखिए सुपाइन का सीधा सीधा मतलब होता है कि lying flat on the back and face up, means जब आप ऐसे लेटते हो एकदम सीधे, ठीक है, तो दैट इज सुपाइन। कोई नई चीज़ नहीं है ये। जब आप नॉर्मली जैसे हम सोते हैं, जैसे हम लेटते हैं, तो वो जो टर्म हम यूज करते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, उसको आप सुपाइन बोलते हैं। सुपाइन मीन्स लाइंग ऑन द बैक फेस अप, एंड प्रोन का मतलब होता है लाइंग ऑन द स्टमक फेस डाउन, जो उल्टा लेटना जिसको हम कहते हैं, दैट इज प्रोन। क्लियर। तो एग्जाम्पल से समझ लेना, जैसे नॉर्मली हम सोते हैं दैट इज सुपाइन, या फिर किसी किसी को आदत होती है उल्टा लेटने का, दैट इज प्रोन। क्लियर। Next question, a horizontal plane separates the body into upper and lower portion, sagittal, frontal, transverse या फिर क्रॉस सेक्शन। देखो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि जो बॉडी को डिवाइड करने वाले हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो मेनली तीन है। एक तो होता है कोरोनल, ठीक है, या फ्रंटल, एक होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, और एक होता है सजाइटल। अब तीनों का काम अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं फ्रंटल की बात करूं तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है। अगर मैं फ्रंटली डिवाइड कर रही हूँ इस बॉडी को, तो मैं इसको ऐसे काटूंगी, जो आपके सामने एक तो फ्रंट वाला पार्ट आ जाएगा और एक बैक वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हो गया, वो सवाल में पूछा नहीं है। दूसरा है सजाइटल। अगर सजाइटल के अंदर मैं बात करूँ तो मैं बॉडी को ऐसे काटूंगी। सजाइटल में बॉडी को इस तरीके से काटा जाता है थ्रू द मिड लाइन, कि वो बॉडी को एक तो राइट और एक लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करे। एक होता है हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स, जो बॉडी को ऐसे काटते हैं, ठीक है। सो सुपरफिशियल मीन्स ऊपर वाला, और सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड करे। तो सवाल के हिसाब से अगर चला जाए, आंसर इज ट्रांसवर्स। बताया ना, हॉरिजॉन्टल बॉडी को तुम ऐसे काट रहे हो, ऐसे, तो एक तो ऊपर वाला पार्ट हो गया सुपीरियर और एक नीचे वाला पार्ट हो गया इन्फीरियर, ठीक है। तो सवाल में यही तो पूछा है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसवर्स सेक्शन। देर आर 3 प्रिंसिपल एनाटॉमिकल प्लेन्स, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं। सजाइटल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करेगा, फ्रंटल एक लेटरल और एक डोर्सल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंड हॉरिजॉन्टल सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 3 मेजर एनाटॉमिकल प्लेन्स है किसी भी बॉडी को डिवाइड करने के, थ्रू द मिड लाइन, ये जरूरी है। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। Next is ventral cavity consist of vertebral, thoracic, abdominal, both B and C। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सवाल पूछा है कि जो वेंट्रल कैविटी है उसके अंदर क्या कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब देखो ये है क्या, मैं बता देती हूँ। वर्टिब्रल कैविटी वो है जहां पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है जहां पर लंग्स, जहां पर हार्ट, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, रिब्स, स्टर्नम वगैरह वगैरह। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और किडनीज, और मतलब समझो इस वाले पार्ट में जो चीज़ें प्रेजेंट है वो एनाटॉमिकल प्लेन में आती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेंट्रल कैविटी समझ ही गए होंगे आप। आंसर इज बोथ बी एंड सी, क्योंकि वर्टिब्रल में तो स्पाइनल कॉर्ड है, ये डोर्सल कैविटी में आता है, डोर्सल कैविटी, और ये दोनों चीज़ें आती हैं वेंट्रल मींस सामने वाली कैविटी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी।
ये यहाँ लिखा भी हुआ है, डोर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी और ये वर्टिब्रल कैविटी आ जाएगा, वेंट्रल में थोरेसिक, एब्डोमिनल, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्पेशलाइजेशन टू ट्रीट कैंसर, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक बोन्स के लिए होता है, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए होता है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट सही होगा आंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट हम कहेंगे उन डॉक्टर्स को या उन रिसर्चर्स को जो कि ट्रीट करते हैं या हैंडल करते हैं कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पल्मोनोलॉजिस्ट लंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजिस्ट। चलिए, ऑन्कोलॉजिस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बेसिकली ट्यूमर्स वगैरह। ऑर्थोपेडिस्ट मैंने बता दिया है आप लोगों को कि जो बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इनसे रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, तो आंसर इसका ऑर्थोपेडिस्ट होगा। पीडियाट्रिशियन वो होते हैं जो इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, अडोलसेंट अप टू बेसिकली एज ऑफ 18 साल तक की जो जनता है उनको जो ट्रीट करते हैं उनको आप कहेंगे। एंड पल्मोनोलॉजिस्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस जो पूरा लंग्स वाला एरिया है उससे रिलेटेड अगर किसी बीमारी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स की बात करें तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, एंजियोलॉजी रेफर्स टू, व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोलॉजी? बेसिक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलेटरी सिस्टम। लॉजी कहीं भी अगर आए दैट मीन स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। एंड एंजियो वर्ड हम यूज करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जिसके अंदर ब्लड, लिम्फ, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कहाँ से कहाँ सर्कुलेट करेगा, कैसे सर्कुलेट करेगा, फंक्शंस क्या होते हैं। सेम एज लिम्फ के लिए स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं बेसिकली जो आपका ऑर्थो वर्ड है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। इसके अलावा आर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है हमारा? आर्टिकुलर सिस्टम मीन्स जॉइंट्स, ठीक है। एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम तो आपको पता ही होगा, स्किन वगैरह, स्किन, नेल्स और बाल, ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडीज ऑफ बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज एटियोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, हेमाटोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये, देखो आपसे सिंपली पूछा गया है, आप सबको पता भी होगा कि जो ट्यूमर्स हैं, जो कैंसर है वो दो तरीके के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, ठीक है। तो पूछा है कि अगर आपको इनके साथ डील करना है तो वो जो स्टडी है, वो जो ब्रांच है साइंस की, वो कौन सी होती है? आंसर इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, सारी चीजें रिलेटेड है टू कैंसर्स, ठीक है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ इससे रिलेटेड। पहले तो याद रखना कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑन्कोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइजेस इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट कैंसर। इटियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी बीमारी का क्या ओरिजिन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को फीवर हो भी रहा है तो उसका रीजन मतलब क्या है, क्यों वो हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, किसकी वजह से वो हो रहा है। हेमाटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन। एक सेल में राइबोसोम अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, अगर वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट हो, उसका एक ही काम है प्रोटीन बनाने का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी अपैरेटस हेल्प्स इन बीटीएससी 2025 का सवाल है ये। तुम्हें लग रहा होगा कितने इजी सवाल क्यों करा रही है, अरे प्रीवियस ईयर के हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। गोल्जी बॉडीज किस में हेल्प करती हैं? गोल्जी बॉडीज के लिए याद रखना, कुरियर कंपनी, जैसे एक कुरियर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को पहले उसकी पैकेजिंग करती है, अच्छे से उसको मॉडिफाई करती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगी। सेम एज एक सेल में गोल्जी अपैरेटस काम कर रहा होगा,
ठीक है, वो उसको प्रोटीन्स को या लिपिड्स को, स्टेरॉइड को, हर किसी को जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाकर दे देता है तो वो उसकी अच्छे से पैकेजिंग करता है, उसका मॉडिफिकेशन करेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रासेल्युलर सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रीटेड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, इसमें लिपिड हो सकता है, इसमें स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। क्यों पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मीन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के आप लोग एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास अमाइलेज है, लिपिड्स के लिए हमारे पास लाइपेज है, प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो these are the examples of hydrolytic enzymes. Answer is option number D, lysosomes, also known as suicidal bag of a cell. Suicidal bag of a cell. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्न आउट ऑर्गेनेलीज, ऑटोफेजेज जिसको आप कहेंगे, यानी कि जो बेकार ऑर्गेनेलीज है सबको खाने पीने का काम यही करेगा। फूड पार्टिकल्स को वायरसेस और बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो फेगोसाइटोसिस की हेल्प से एनगल्फ किया जाता है जिनको, उन सभी का, सबका तोड़फोड़ मचाने का काम इसी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोलिपिड। इसकी भी बाई लेयर होती है। अच्छा एक सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, क्या लगता है क्या ये सारी चीजें होती है? बिल्कुल, सब कुछ होगा। कोलेस्ट्रॉल भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फॉस्फोलिपिड भी होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बाई लेयर्ड, डबल लेयर्ड प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड की, जिसके बीच में ऐसे एम्बेडेड प्रोटीन होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, तो सारी चीजें होंगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं रीजंस की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये भी याद रखना, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कोई भी मुंह उठा के आपके सेल के अंदर नहीं जा सकता है जब तक कि उसको इस सेल मेम्ब्रेन की परमिशन ना मिले, है ना, चौकीदार है ये आपके सेल का। The cell division that reduces the chromosome number by half resulting in the production of haploid daughter cells is called, जो कि basically जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, उनके अंदर ये डिवीजन होगा। आपसे पूछा है रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है? रिडक्शनल डिवीजन बेसिक सा सवाल है, क्या ही होगा आंसर इसके अंदर? अगर मान लीजिए कि पेरेंटल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो 23 की बनेंगी। हो गया एकदम हाफ। हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, और यहाँ से जो डॉटर सेल बन रही है वो हैप्लॉइड है ना। तो आंसर जो हो जाएगा इसका दैट विल बी मियोसिस। माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन से मेरा मतलब है कि जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। अगर पेरेंट्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो आने वाली जनरेशन में या फिर जो नई डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मियोसिस, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, चलिए, पर्पस क्या है इसका? ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ डिवीजन एक ही होगा, डॉटर सेल्स 2 ही बनेंगी, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड होंगी। क्रोमोसोम नंबर, अच्छा ये माइटोसिस का है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ तो सेम ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच का जो डिफरेंस है याद रखिएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा। ठीक है, जैसे मेल में स्पर्म्स का डिवीजन होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। फीमेल में oogenesis होता है, ओवम का प्रोडक्शन। तो वो जो सेल डिवाइड हो रही है वो मियोसिस की हेल्प से ही हो रही है, क्योंकि स्पर्म के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 23 है, ओवम में भी 23 होंगे। जब वो दोनों चीज़ें फर्टिलाइज्ड हो जाती हैं तब जाकर जाइगोट जो बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 46। ठीक है, चलो। Dash is a watery solution of minerals, gases, organic molecules and cell organelles that is found between the cell membrane and the nucleus. अब मान लो मेरे पास ये एक सेल है
जिसकी आउटरमोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब आपसे देखो ये पूछा गया है कि ये जो इसके बीच वाला पूरा पार्ट है, पूरा जो एरिया है, ठीक है, जहां पर सब कुछ प्रेजेंट होता है, यहाँ मिनरल्स है, यहाँ गैसेस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेलीज, हर एक चीज यहीं पर ही प्रेजेंट होती है। मतलब तुम्हारे घर में जो आउटर वॉल है, दीवार है सबसे बाहर वाली, तुम्हारा मेन रूम है, उसके बीच का जो एरिया हॉल, उसको आप क्या कहोगे, जहां पर बाकी की चीजें प्रेजेंट होती है? आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, वेरी गुड। The cell constituent that is involved in maintaining the characteristic shape of a cell is, अब पूछा है कि एक ऐसा सेल का ऑर्गेनली बताइए जो कि सेल की शेप और इंटीग्रिटी दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। माइक्रोफिलामेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या फिर माइक्रोट्यूब्यूल। देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, वो साथ ही साथ जो भी शेप है सेल की, अब मान लो शेप ऐसी है, कुछ टाइम बाद भी वो ऐसी ही है, 3 दिन बाद भी वो ऐसी है। रीजन क्या है? रीजन है एक ऐसी सेल ऑर्गेनली जो इसको इसी की जगह पर बनाए रखने में हेल्प कर रही है। अब इसमें देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम तो हेल्प करेंगे नहीं। आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल, आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी माइक्रोफिलामेंट, जो इन सारे के सारे काम में हेल्प कर रहे होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोफिलामेंट्स जैसे कि एक्टिन फिलामेंट्स है, दीज आर द थिनेस्ट फिलामेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल मूवमेंट, ये सारे के सारे काम करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स थिकेस्ट फिलामेंट्स होते हैं, दे प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाईवेज होते हैं फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्म्स सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर्स जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन दी, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये सवाल भी पूछा गया था MPP CGL GCL 2024 के अंदर। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स स्टोर्ड इन वेसिकल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन गलत, राइबोसोम्स, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, मूवमेंट ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेलीज विद इन द सेल सीलिया एंड फ्लैजिला। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स जो बनाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की हेल्प से। ठीक है, प्रोटीन्स destined for export are synthesized on the ribosomes, जो मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट होते हैं। देखो कैसे प्रेजेंट होगा, मान लो ये एक सेल है, यहां मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर बना रही हूं तो इसीलिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से, इसी पर ही राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रेजेंट होता है गोल्जी अपैरेटस। ऐसे गोल्जी अपैरेटस के 2 फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। ठीक है, तो एक फेज से मान लीजिए इधर से ये बने हुए प्रोटीन्स को उठाएगा और वेसिकल्स के थ्रू आगे की तरफ लेकर जाएगा ट्रांस फेज में, जहां से उसको फिर उसके टारगेटेड एरिया में, जहां भी उसको जाना है, जहां भी उसका एक मकसद तो होगा ना, ठीक है, वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। Which organelle is known as the powerhouse of the cell? Very easy question, और ये सवाल एम्स भुवनेश्वर 2023 में पूछा गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। Protein synthesis occurs in cellular structures that exist both in prokaryotes as well as in eukaryotes are called vesicles, ribosomes, vacuoles या फिर endoplasmic reticulum। एक आपसे एक चीज पूछी गई है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, किसके अंदर, मतलब कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनली है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताती हूँ। राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, 70S और 80S। 70S प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में, 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। 70S की भी 2 सब यूनिट, इसकी भी 2 सब यूनिट, ठीक है। 70S 50 और 30S से मिलकर बनता है।
अपना मैथ्स यूज मत करना यहाँ, नॉन एडिटिव यूनिट्स कहते हैं इनको, ठीक है। ATS के अंदर 60 और 40 ये 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। या इसको हम सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। दोनों में काम एक ही होगा इसका, प्रोटीन बनाने का, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्यों ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होता है? क्योंकि राइबोसोम्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है इसको, तो ये सब के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली involved in cellular process such as protein transport and production? Vesicles, endoplasmic reticulum, Golgi and dictyosomes, vacuoles. Vacuoles तो नहीं होगा, vesicles भी नहीं होगा। सवाल आपसे पूछा गया है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन्स को बना भी रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन्स बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रीजन है राइबोसोम्स की प्रेजेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए है क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स है, ठीक है। स्मूथ वाले के पास कोई राइबोसोम नहीं है, तो उसका काम सिंपली डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड्स का फॉर्मेशन, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन वो होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, डीएनए 2 जगह पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्राइमरीली मेनली लिखा हो तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी न्यूक्लियस। दूसरी जगह मैं बता देती हूँ जहां पर न्यूक्लियर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और है वैसे तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। दोनों के पास होता है, लेकिन ज़्यादातर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल लैक्स क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए खाली माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ही आपको याद रखना है, जिसमें प्राइमरीली वो न्यूक्लियस में होगा। हमारी बॉडी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारी बॉडी में आते हैं, वो न्यूक्लियर डीएनए की हेल्प से ही आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। बाकी माइनर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कैरी करता है, मेजरली यही न्यूक्लियर डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स एट HPSSC 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको लग रहा होगा कि सेल डिवीजन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आते हैं सेल डिवीजन से सवाल। देखो ये सारी चीज़ें हैं क्या जिनको नहीं पता है। जब एक सेल डिवाइड करता है तो वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है, एम फेज और इंटरफेज। यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये इंटरफेज है, ठीक है, और ये है एम फेज छोटा सा, जहाँ एक्चुअली सेल डिवाइड होता है। यहाँ पर तो खाली तैयारियाँ चल रही हैं, G1, S, G2, और यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब अगर मैं सारे फेजेस की बात करूँ तो प्रोफेज वो है, पहला दिया ही नहीं है, मैं बता देती हूँ। प्रोफेज वो है जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि हमें क्या करना है, इस वाले फेज में न्यूक्लियस डिवाइड करना है। और अगर न्यूक्लियस को मुझे डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी अंदर का मटेरियल डिवाइड होगा, है ना। तो सबसे पहले फेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा। मेटाफेज और एनाफेज के अंदर जो अंदर का माल मसाला है वो डिवाइड होगा, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह, वो सब कुछ डिवाइड होता है। एंड फाइनली लास्ट वाले फेज में, टीलोफेज में जाकर ये दोबारा से आपके सामने आ जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होगा। अब मेम्ब्रेन दोबारा भी तो बनानी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीलोफेज। जब इतना हो जाए तब समझ जाना कि तुम्हारा जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस चलेगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीलोफेज।
द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल मे लीव द सेल साइकिल इज। अब देखो यहीं पर वापस चलते हैं, ये वाला सेल डिवीजन, ये वाला देखना, G1 S G2, G1 और S के बीच में एक और फेज आता है जिसको आप क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, ठीक है, यहां से यहाँ ये वाला जो फेज है दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। जब आप कोई गेम वगैरह खेलते हो तो आपके पास कभी ना कभी गेम्स के बीच में, लेवल्स के बीच में एक ऑप्शन आता ज़रूर होगा कि आप इस गेम को छोड़ सकते हो, क्विट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ये सारी सेल्स में नहीं होता है। एग्जाम्पल इज कार्डियक सेल्स, नर्व सेल, वो डिवाइड नहीं होती है, एक बार बन गई तो बन गई, इतना आपको पता भी होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, मतलब ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड होंगी, लेकिन हमेशा वो डिवीजन नहीं करती हैं। तो इस फेज को, क्विसेंट स्टेज को हम G0 फेज बोलते हैं। याद रखिएगा, इस फेज में सेल्स मर नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेल डिवाइड ही नहीं करेंगी, कभी भी करेंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी वो, लेकिन वो तभी डिवाइड करेंगी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रूरत से मेरा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे चोट लग जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रॉमा हो जाए, भयंकर ट्रॉमा हो जाए, तो ऐसे में सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो डिवाइड नहीं करेंगी तो तुम तो जीवित नहीं हो पाओगे फिर, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, नॉर्मली वो डिवाइड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इज कार्डियक सेल्स, नर्व सेल्स, कार्डियक सेल्स या नर्व सेल्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट, राइबोसोम इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, काफ़ी बार ये सवाल आया है, प्रोटीन्स। Depending upon the capacity to divide, the cells of the body can be divided into 3 main groups. Identify the correct description. Delhi Pharmacist 2021 का सवाल है ये। चलिए पढ़ते हैं इनको। डिवीजन के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी सेल्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इतना पता होगा आप लोगों को। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ स्टेटमेंट दी गई है जो बिल्कुल सही है, बस वही देखनी है। स्टेबल सेल्स decrease or lose their ability to proliferate after adolescence but retain capacity to multiply throughout adult life. Permanent cell, ठीक है, stable cells continue to multiply throughout life under normal physiological conditions. Labile cells decrease or lose their ability to proliferate. Proliferate means किसी नई चीज का formation, means multiplication. After adolescence but retain capacity to multiply throughout the life. अच्छा, देखो सही आंसर जो होना चाहिए इसका, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्यों? रीजन बताती हूँ। परमानेंट सेल लूज कर देती है अपनी एबिलिटी, यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। बट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, नहीं, एक बार उन्होंने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी तो कर दी, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होती है, तो ये यहाँ गलत है। और देखो, स्टेबल सेल्स कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट लाइफ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सेल्स। स्टेबल सेल्स, तो वो स्टेबल ही क्यों कहेंगे उसको हम? गलत है ये। लिबाइल सेल्स डिक्रीज करती हैं और या लूज कर देती हैं अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए अडोलसेंस में, लेकिन थ्रू आउट अडल्ट लाइफ वो अपनी कैपेसिटी को रिटेन कर लेती हैं, करती ही नहीं है, ठीक है। ये जो सेल्स है जो रिटेन करती हैं अपनी कैपेसिटी को, उनको आप कहते हैं स्टेबल सेल्स, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो यहाँ लिखा भी हुआ है, पढ़ लो। लिबाइल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। स्टेबल सेल्स आर क्विसेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, वहाँ नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं दोबारा से। कार्डियक सेल्स वगैरह, नर्व सेल्स, वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद परमानेंट सेल्स आर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, और पूरी तरीके से अपनी एबिलिटी खो देती हैं वो डिवाइड करने की, वो क्विसेंट स्टेज में नहीं आएंगी सेल्स, ठीक है, जो पूरी तरीके से खो चुकी हैं अपनी एबिलिटी को। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर टिश्यू मैक्रोफेजेस, इजी है। एपिथेलॉइड सेल्स आर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस सीन इन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। कफर सेल्स आर द मैक्रोफेज ऑफ द किडनी। Histiocytes are macrophages which are absent in connective tissues. Reticulum cells are the macrophages of connective tissue. देखो, टिश्यू मैक्रोफेजेस के अकॉर्डिंग आंसर ए हो जाएगा। एपिथेलॉइड सेल्स ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है जो कि आपके ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की जगह पर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे कफर सेल्स है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है,
एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस का काम होता है एनगल्फ करना। फेगोसाइटोसिस पढ़ा तो होगा, फेगोसाइटोसिस बैक्टीरियाज को जिंदा चबा जाना इज फैगोसाइटोसिस, जो कि मैक्रोफेजेस का काम है। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग मैक्रोफेजिक सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे लिवर में कफर सेल्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, ठीक है। टिश्यू में मैंने बता ही दिया एपिथेलॉइड सेल्स है, वो थोड़ी मॉडिफाइड कफर सेल्स है, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है, ठीक है। माइक्रोग्लाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, हिस्टियोसाइट्स तो कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है, तो इनको लिख लेना एक बार। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, अगेन सेम क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन्स इज। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर जो खराब प्रोटीन्स है या जिनकी ज़रूरत नहीं है, देखो जीवन में जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तब तक तुमको रखा जाएगा, उसके बाद तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में चलता है, यहाँ भी चल रहा है, तुम्हारी सेल्स में भी चल रहा है। प्रोटीन्स का काम जब ख़त्म हो जाता है, अननीडेड प्रोटीन्स या जो खराब प्रोटीन्स हैं उनको, उनके डिग्रेडेशन का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं करता है, राइबोसोम तो उसकी प्रोटीन फैक्ट्री है, तो वो तो नहीं करेगा। अब आंसर या तो ऑप्शन सी है या तो डी है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन भी यहीं पर ही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को भी तो देखो, प्रोटियासोम है ये, ठीक है, लाइसोसोम का ही जुड़वा भाई है, तो आंसर यही होगा, प्रोटियासोम। यहाँ पर प्रोटीन्स का फुल्ली डिग्रेडेशन किया जाता है जब भी किसी भी तरीके की कोई भी खराब प्रोटीन हो जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सके, है ना, तो उसको ठीक करने के लिए हम प्रोटियासोम की हेल्प लेते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ESIC 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग्स? ये सवाल 2016, 2015, 2019 तीन बार पूछा गया है। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? आंसर इज 46, ठीक है, 46 या 23 पेयर्स, जैसा आप बुलाना चाहे वैसा बुलाओ। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट है सोमैटिक या फिर ऑटोनॉमिक जिनको हम कहते हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। ये होते हैं 22 पेयर्स या 44, जो मेल और फीमेल दोनों में एग्जैक्टली सेम होंगे। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, जो एक लास्ट पेयर होता है हमारे पास, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर मैं मेल में बात करूं तो इसके अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, फीमेल में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होमोजेनिटी और ये हेट्रोजेनिटी दिखाता है, ठीक है। मेल में हेट्रोजेनस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में होमोजेनस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेल्स आर enclosed by a plasma membrane composed mainly of, तो शुरू में ही बताया था, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन्स एंड इमल्सिफाइड फैट, लिपिड्स एंड इमल्सिफाइड फैट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंपली, ठीक है। फोस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? इनमें से एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए जो कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की एक खास बात होती है कि इनके ना तो ये जिंदा है ना ये मरे हुए हैं। इनको हम कहेंगे जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है, सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट, ठीक है, उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पर प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया या फंगाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, जिसके अंदर आर्की, यू बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स सब प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। अरे तुमने वो भी तो पढ़ा होगा, प्रोटोजोन्स, फंगस, एल्गी,
एनिमिलिया, प्लांटिया, तो ये सारी चीज़ें जो जिसके अंदर आती हैं वो पूरा क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट, द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल आर, शुरू में ही बताया था मैंने, लाइसोसोम। रीजन इसका समझो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, भाई एंजाइम है, क्या भरोसा कल को खुद ही को खा जाए, यही होता है। कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी सर्टेन कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारी इम्यून सेल्स है वो हम ही को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद कर दे रहे हैं, यही चीज़ होती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस बीमारी की वजह से, उस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से लाइसोसोम्स के ही पार्ट्स को डिग्रेड करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे पूरे सेल्स को खा जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। ठीक है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन and shrinkage of the nucleus leading to the cell death is termed as autophagy, karyolysis, कैरियोरेक्सिस या फिर पाइक्नोसिस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाइक्नोसिस। और भी मैं सारी चीजें बता देती हूँ आपको कि क्या होता है। पाइक्नोसिस तो समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गया। कैरियोरेक्सिस का मतलब क्या होता है कि जब जो पाइक्नोटिक न्यूक्लियस है, अगर मैं उसका फ्रेगमेंटेशन करूं, मींस उसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो दैट इज नोन एज कैरियोरेक्सिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कहीं भी कैरियो लिखा हो उसका एक ही मतलब होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है कैरियोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अगर जो फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस है, जो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है न्यूक्लियस, अगर उसी का मैं पूरी तरीके से डिग्रेडेशन कर दूं, दैट इज कॉल्ड कैरियोलाइसिस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन पाइक्नोसिस। DNA replication and transcription is the function of which subcellular organelle? कहाँ होता है जहाँ पर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। CGHS दिल्ली 2018 में ये सवाल पूछा गया था, न्यूक्लियस में ही होगा। रीजन सिंपल है भाई, यहाँ पर ही होगा DNA प्रेजेंट। जहाँ DNA है वहीं उसका रेप्लिकेशन होगा, जहाँ DNA है वहीं पर ही तो आप RNA बनाओगे, क्योंकि DNA से ही RNA बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हाँ, अगर ट्रांसलेशन वो पूछता तो आंसर विल बी साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस। Modifying, sorting and packaging of proteins for secretion in cells is carried out by गोल्जी apparatus। अब तक तो रट गया होगा तुमको, कुरियर कंपनी। ठीक है, कुरियर कंपनी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? यानी सेल मेम्ब्रेन, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स के बाहर काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट है तो ये उनमें से किसी भी चीज़ों को ऐसे ही नहीं अंदर आने दे सकती है, ये पहले उनको उनमें से सिलेक्शन करती है। ठीक है, टिपिकल है भाई, तो पहले सिलेक्शन करेगी, उसके बाद ही ये सेल के अंदर आने की परमिशन उसको देती है। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। अब आपके सामने जो ऑप्शंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया और अमीनो एसिड, इनमें से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है दैट हैज़ द हाईएस्ट डिफ्यूजिंग पावर, जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है इजीली एज कंपेयर टू ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है, फास्टेस्ट डिफ्यूजन उन्हीं का ही होगा जो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे गैसेस वगैरह हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्लोअर डिफ्यूजन छोटे पॉलर मॉलिक्यूल्स का होता है, यूरिया, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, H2O, इन सभी का। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत ही एक ऐसा पार्ट आता है, एक ऐसा ग्रुप आता है जिसके अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या तो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, चार्ज्ड आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, तो इनके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है।
कैरियर मॉलिक्यूल, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की, ठीक है, इनको ट्रांसफर करने के लिए, और ये सारी चीजें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आ जाएगा फिर, तो ये भी आपको बताना चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपको किसी के घर में घुसना हो, अगर आप खुद वहां ना जा सके तो आप फिर हेल्प ही लोगे, तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट, एसिड फॉस्फेटेज इज द मार्कर एंजाइम फॉर विच सब सेल्यूलर फ्रैक्शन, साइटोसोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम या फिर माइक्रोसोम। तो देखो जो एसिड फॉस्फेटेज है वो लाइसोसोम के लिए हम कह सकते हैं मार्कर एंजाइम की तरह यूज होता है ये एंजाइम, यहाँ सबके लिए लिखा भी हुआ है, इसको याद कर लेना एक बार। लाइसोसोम के लिए एसिड फॉस्फेटेज है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज है, पेरोक्सिसोम के लिए कैटलेज, कैटलेज के फंक्शन से भी सवाल आता है कभी कभी, ठीक है। देखो कैटलेज क्या कर देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को ये H2O प्लस ऑक्सीजन में रिलीज करता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कैटलेज से, तो ये इसीलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यूज होता है, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है, ठीक है। All of the following post-translational modifications are occurred within the Golgi except। अब post-transcriptional modification है क्या, सुना होगा शायद से आप लोगों ने। पोस्ट ट्रांसलेशनल, इसके अंदर जो आप प्रोटीन बना रहे हो, अगर उस प्रोटीन से आपको काम लेना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले इसका मॉडिफिकेशन करना होता है, जिसकी हेल्प से आप इसको मैच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मॉडिफिकेशन में। तो आपसे यही पूछा है कि इनमें से सारी की सारी चीजें गोल्जी अपैरेटस में होती है, लेकिन एक नहीं होगा, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स, सल्फेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स, फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैसीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स प्रोटीन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास है, जो कि कब बनते हैं, जब डीएनए लपेटा जाता है, ठीक है, तभी बनता है हिस्टोन प्रोटीन, उसी का ही एसिटाइलेशन जो है दैट अकर्स इन न्यूक्लियस। अभी मैंने क्या कहा, डीएनए लपेटा जाएगा, डीएनए से रिलेटेड जो भी चीजें हैं दैट विल ऑल अकर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है, या वो वहां पर होगा, जैसे भी याद रखना है रख लो। इज द की मॉडिफिकेशन दैट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट हेल्प रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ऑल्टरिंग हाउ टाइटली डीएनए इज वून्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग फास्ट सेल डिफ्यूजन, इनमें से कौन सा एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है। आंसर इज एपिथेलियल टिश्यू। तुम करके देखना, सीरियस मत लो, मजाक कर रही हूँ। एपिथेलियल टिश्यू को चोट लगाओ, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू को, मसल को चोट लगाना, ठीक है। तो आप देखो और इक्वल लगाना, ठीक है, इक्वल चोट अगर लग रही है तो वो इक्वल लगनी चाहिए। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो चोट है एपिथेलियल टिश्यू की, स्किन की, वो जल्दी भर जाती है मस्कुलर टिश्यू के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है चोट को ठीक करने की या सेल डिवीजन की, वो काफी फास्ट है दूसरे टिश्यूज के मुकाबले। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिपिड। लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो बहुत ही मेन कंपोनेंट है, ये नहीं प्रेजेंट होता है। हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ट्यूबुलिन या फिर लिग्निन। तो ऑप्शन बी और डी में से एक सही होना चाहिए। अगर हम चलें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल का कंपोनेंट भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं तो ये एक ऐसा होमोपॉलीसेकेराइड है विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है। फिर इसके बाद हेमीसेल्यूलोज भी हमारे पास होता है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड ही है। ये क्या करेगा, सेल्यूलोज की जो फाइब्रिल्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकेज का काम करता है, जिसकी हेल्प से जो स्ट्रेंथ है ना सेल वॉल की, वो प्रेजेंट होती है।
Pectin polysaccharide ही है which forms a gel-like matrix and lignin एक complex polymer है that provide rigidity and strength particularly in woody tissues. plants के अंदर बात करिए. Chromosomes are present in nucleolus, nucleus, cytoplasm and lysosome. फंसा दिया है इन्होंने यहाँ. देखो लाइसोसोम या साइटोप्लाज्म में तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए और बी में से सही होगा. लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं, आंसर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस में डीएनए होता है. न्यूक्लियोलस है क्या? ये देखो, ये मान लीजिए मेरे पास पूरा न्यूक्लियस है, सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस में विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस ही है. बस सेंटर में जो थोड़ा डेंस पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. मियोसिस अकर्स फॉर द ह्यूमन फीमेल इन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एकदम हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा एंड दे अकर्स इन ओवरीज. इसके अलावा पैनक्रियाज, लिवर, किडनीज, इनकी जो भी सेल्स हैं इनमें सब में माइटोसिस होता है. माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन. तो वही चीज़ है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओवरीज. अगर मेल में पूछा जाता आंसर विल बी टेस्टिस. ठीक है. एनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डन विद लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus. समझ गए होंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम. क्योंकि जो मैं कह रही थी ना, जो तोड़ फोड़ मचाने का काम है या जो बिल्कुल एकदम खा जाने का काम है, सब कुछ यही कर रहा है लाइसोसोम, एंजाइम्स की वजह से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से. The layer in the blood vessel that transports blood away from the heart and contains the squamous epithelial is called tunica intima, tunica externa, tunica adventitia, tunica media. Very easy. Answer is option number A, tunica intima. ब्लड वेसल की लेयर्स होती हैं, जानते हैं, एक्सटर्ना, इंटिमा और मीडिया, इस तरीके से. तो जो ट्यूनिका इंटिमा है ये एक ऐसी लेयर है ब्लड वेसल की जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाने का काम करती है. ठीक है, आर्टरीज का वही तो काम है. और यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. इनर लेयर है बेसिकली ये. चलिए, इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. तीनों के बीच में इंटिमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना, ये है इनर मोस्ट लेयर. इंटिमा इनर मोस्ट, मीडिया मिडिल, एक्सटर्ना एक्सटर्नल लेयर. नाम से ही समझ आ रहा होगा. मान लो ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर ऐसे स्क्वेमस एपिथेलियल है. जहां पर ये स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटिमा. ये जो बीच वाली लेयर है इसको हम कहेंगे मीडिया, और इसी के ही बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एक्सटर्ना. इनके काम सुनो. ये स्मूथ फ्रिक्शन रिड्यूसिंग लाइनिंग प्रोवाइड करता है फॉर द ब्लड फ्लो, ताकि आप उसको इजीली टुवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जा सको. मीडिया का जो काम है दैट कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है. ये सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सी लेयर है जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करेगी. आंसर विल बी ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, क्योंकि वो डायमीटर को मेंटेन कर रही है. अगर डायमीटर कम होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा. तो ये काम इसका है. थर्ड इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, रीइंफोर्स करता है एंड एंकर्स द वेसल्स टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. तो चलिए, समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of pathology involves the study of tissues? Microbiology, biochemistry, anatomical pathology या फिर clinical pathology? टिश्यूज की स्टडी किस में करोगे तुम? इसमें करोगे ना. ठीक है, एनाटॉमिकल. सेल्स की स्टडीज भी इसी में ही आ जाएंगी, ऑर्गन्स की स्टडीज भी इसी में ही आ जाएंगी. बेसिकली पूरे ह्यूमन बॉडी की स्टडीज इसमें आ जाती हैं एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में. Adipose tissue is a type of dash tissue. Adipose tissue किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का. कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप हैं. एरियोलर, एडिपोस. अच्छा, एडिपोस टिश्यू वही है जो आपकी स्किन के एकदम नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होता है. यहीं पर ही जो एक्सेस ट्राइग्लिसराइड है जो आपको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखना है फॉर फर्दर यूजेस, वो भी यहीं पर ही स्टोर होता है. और
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेयर है, इसकी जो थिकनेस है, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म पर। हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू की बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग जो बर्ड्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू की काफ़ी मोटी लेयर प्रेजेंट होती है। समझ लो, तो ये याद रखना, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये मेसेनकाइमा से ही ओरिजिनेट होता है, और सेम ही चीज़ है। फंक्शन क्लासिक कनेक्टिव टिश्यू है दैट रोल्स लाइक दैट हेल्प्स इन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। इंसुलेशन में ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो जो मैंने बताया था, लिखना तो नहीं है, खाली याद रखो। चलिए, Dash consists of many layers of mostly flat cells, although lower cells are rounded, stratified squamous, simple columnar, simple cuboidal, complex cuboidal। देखो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है consist of many layers, तो many layers के अंदर ये जो simple है ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है ना। यहाँ भी सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। मल्टीपल लेयर्स की बात जहाँ पर भी होगी वहाँ स्ट्रेटिफाइड वर्ड आएगा या कॉम्प्लेक्स वर्ड आएगा, सेम ही चीज़ है। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ, इनका कहना है कि मैनी लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स है, जिसके अंदर ज़्यादातर फ्लैट सेल्स मीन्स ऐसे स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन नीचे वाली तरफ, जो नीचे वाली तरफ सेल्स हैं वो थोड़ी सी राउंडेड होती हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से आंसर शुड बी ए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस अभी बताया ना मैंने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड इन लाइनिंग कैविटीज, वेरी इजी, एंड टिब्यूज इज नॉन एज कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और एपिथेलियल। स्किन, द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो आपकी पूरी बॉडी का जो एक्सटर्नल एरिया है उसको कवर करता है, दैट इज़ योर स्किन। ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू का। चलिए और भी देख लो, जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसकी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, स्क्वैमस। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई, एपिथेलियल टिश्यू। कैपिलरीज के अंदर एपिथेलियल टिश्यू। जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है, एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसिकली अगर हिसाब से चला जाए क्वेश्चन के, तो आंसर शुड बी एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट और बेसिकली अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मस्कुलर टिश्यू के अंदर तो मसल्स आ जाएंगे, नर्वस में न्यूरॉन्स वगैरह आ जाएंगे, नर्व सेल्स आ जाएंगे, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का एक कौन सा काम नहीं है। इट इनिशिएट्स एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। ये तो काम करेगा। क्या ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, या फिर ये, हाँ ये तो करेगा भाई, ये भी करेगा। आंसर शुड बी ए, इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल। दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, क्योंकि नर्व्स के अंदर ही तो आप सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से नर्व इंपल्सेस को आगे ट्रांसमिट करने के लिए ये सारी एक्शन पोटेंशियल वगैरह सब कुछ जनरेट करते हो, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। चलिए सारे फंक्शंस में बता देती हूँ एक बार। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही, जैसे कि हमारे पास बोन्स हैं, जैसे कि कार्टिलेज हैं, ये ना कुशन की तरह काम करता है जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इसके अलावा बाइंडिंग एंड कनेक्टिंग का भी काम कर रहा है। ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन वही आ जाएगा। इम्यूनिटी के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ब्लड के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है। ब्लड इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, मैंने बताया था एडिपोज टिश्यूज के अंदर आप ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं ताकि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़े उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की, तो आपके पास वो ऑलरेडी स्टोर्ड हो, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अब एनर्जी की ज़रूरत है, अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, जो मैंने वो ठंडे इलाकों वाला एग्जाम्पल दिया था वो आपको याद रखना है यहाँ पे, समझे। तो बस
तो ये थे आज के इस सेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल, टिश्यू और जो टर्मिनोलॉजीज़ वाला चैप्टर है उसको कवर किया है। बाकी के चैप्टर्स भी हम लोग कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। पूरे HAP के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको एक रेकमेंड ज़रूर करना चाहूँगी, वो है फार्मासिस्ट पंच बुक, जिसके अंदर आपको 135 प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए जा रहे हैं, जो मोर देन सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए। प्लस इसके अंदर आपको 9000 से भी ज़्यादा MCQs क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज MCQs होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज MCQs क्वेश्चंस। ये बुक फार्मेसी इंडिया ऐप के साथ साथ मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं विद कैश ऑन डिलीवरी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के ही पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।